हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा डे है 32 स्क्रीन पर आपकी। और लास्ट जो क्लास थी हमारे पास डे 31, वो हमने यहाँ तक कर लिया था। संधारित्र के बारे में पढ़ रहे थे और अगर नोट्स में देखेंगे तो ये यहाँ तक हो चुका था। ये यहाँ पर ये पॉइंटर मूव कर रहा है। और आज जो हमारा काम है वो है गोलीय संधारित्र का। अंतःप्रेरक संधारित्र हो चुका है और आज जो हमारा काम होगा वो होगा गोलीय संधारित्र का। आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, ये हमारा आज का टॉपिक। गोलीय संधारित्र, देखिए कुछ संरचना इस तरह से होती है, वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। एक स्फेयर है इस तरह से, ले लेते हैं हम। देखिए, एक तो ये आपने स्फेयर ले लिया है इस तरह से, और एक स्फेयर और हम इसके चारों तरफ ले लेते हैं। इस तरह से ले लिया, दो स्फेयर, दो गोले ले लिए। अब ये जो अंदर वाला गोला है ये तो है आपके पास गोला ए, ठीक है। और जो बाहर वाला आपके पास गोला है वो है गोला बी। ये अंदर वाला जो गोला है तो हमने क्या कहा है? गोला ए। और ये अंदर वाला जो गोला है इसे हमने क्या कह दिया है? गोला, सॉरी, ये बाहर वाला गोला बी और अंदर वाला गोला ए, ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। अब ये अंदर वाला जो गोला है इसको आवेश दिया जाता है धनावेश। क्या हमने कैसा आवेश दे दिया है इसको? हमने इसको धनावेश दे दिया है, ये लीजिए। अब प्रेरण के कारण क्या होता है? ये जो गोला बी है यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा? ये ऋणावेश यहाँ पर। ये बाहर वाला जो गोला है ना, इसकी भीतरी सतह पर जो आवेश आता है वो कैसा? ये जो पूरा है ये ऋणावेश आ जाएगा इस तरह से। अंदर वाला गोला जो है इसकी त्रिज्या हमने मान ली है R1, और ये जो बाहर वाला गोला है इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली है? R2, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला गोला है ना, बड़ा वाला जो, इसके बाहर वाले पृष्ठ पे भी आवेश आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको अर्थ दे देते हैं इस तरह से। अर्थिंग हमने दे दी है इस तरह से, अर्थ हमने दे दिया है, ठीक है। अर्थ देते हैं तो इसके बाहर जो आवेश होता है यहाँ पर जो भी आना होता है वो सारा का सारा धरती के साथ, पृथ्वी के साथ मिलकर उदासीन होता है। तो जब आवेश ही नहीं है तो गोले बी की बाहरी सतह पर वोल्टेज हो जाएगा जीरो, यानी वी बी बराबर क्या हो गया? जीरो। ये वी बी लिखा हुआ है, वी बी बराबर जीरो हो गया, ठीक है। तो ये वी बी बराबर जीरो, तो एक बार देखिए, दोबारा लिख लेते। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये गोला बी जो है इसकी बाहरी सतह पर वोल्टेज जीरो, क्योंकि वहाँ पर कोई आवेश ही नहीं है। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान समझना कि ये जो अंदर वाला जो गोला है ना ए, इसके पृष्ठ पर वोल्टेज कितना होगा? तो पहले हम पता करते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं गोले ए, ये अंदर वाला गोला छोटा है, गोले ए के पृष्ठ पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, अपने ही आवेश कारण विभव का मतलब ए पर वोल्टेज, ए के ही कारण कितना आ जाएगा? वोल्टेज क्या होता है? ए क्यू, और त्रिज्या कितनी है? R1, ठीक है। ये तो गोले ए पर वोल्टेज हो गया, अपने ही आवेश के कारण हो गया, ए क्यू अपॉन R1। फिर अगला जो है, अब देखो ये वाला जो गोला ए है ना अंदर वाला, इस पर एक तो वोल्टेज अपने ही आवेश के कारण हो जाएगा, अपने ही आवेश के कारण। दूसरा ये वाला जो ऋणावेश है इसके कारण भी यहाँ पर वोल्टेज होगा, ध्यान देना। इसके कारण ये जो है
ये जो चार्ज है, ये जो यहाँ पे चार्ज बनी हुई, इसके कारण यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। तो वो कितना आ जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं गोले ए पर, गोले ए के पृष्ठ पर, गोले ए के पृष्ठ पर गोले बी, गोले बी की भीतरी सतह, भीतरी सतह पर उपस्थित ऋणावेश, ऋणावेश ही है वो, ऋणावेश के कारण विभव। तो क्या कहा हमने, वोल्टेज पता करना है, किस पर, ए पर, इसके कारण, बी के कारण। कितना आ जाएगा, ये आएगा के क्यू, और त्रिज्या कितनी है, R2। लेकिन ध्यान देना आवेश ऋणात्मक है, इसलिए ऋणात्मक आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं गोले ए पर कुल विभव। गोले ए पर कुल विभव कितना आ जाएगा, वो आएगा V बराबर, सॉरी क्या आ जाएगा, ए पर ए के कारण विभव प्लस ए पर बी के कारण विभव, दोनों के कारण कुल मिला के वोल्टेज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो V बराबर, समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे इसके, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बात को। क्या लिखते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से 3 में, यह है 3 में मान रखने पर, मान रखने पर, तो देखो क्या क्या है। अब V बराबर VAA कितना था, वो अभी आपने देखा, KQ अपॉन R1, और VAB कितना है, माइनस KQ अपॉन, ये जो वोल्टेज है किस पर है, गोले ए पर है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है आपके पास कौन सा हो गया, ये 4 नंबर। अब आगे देखते हैं, देखो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो गोला है, इसकी ये वाली सतह, बाहरी सतह, मतलब गोले बी की बाहरी सतह, यानी बाहर वाले गोले की बाहरी सतह, ये जो जहाँ पर पॉइंटर मूव कर रहा है, और ये गोले ए की बाहरी सतह, यानी ये जहाँ पर प्लस लिखा हो, दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब दोनों गोलों के, दोनों गोलों, दोनों गोलों के बाहरी पृष्ठों, दोनों गोलों के बाहरी पृष्ठों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। अब दोनों, अब देखो विभवांतर के लिए क्या करना पड़ेगा, गोले ए के वोल्टेज में से बी का वोल्टेज घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो वही है, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं V बराबर, कितना आ जाएगा, गोले ए का वोल्टेज माइनस गोले बी का वोल्टेज, ज़्यादा में से कम घटा देंगे, स्पष्ट सी बात है। V भी तो 0 देखा था अभी हमने, तो VA कितना है, VA तो ये रहा, देखो समीकरण 4 में क्या है, ये आपके पास KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, ये आ गया, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस के 0। तो ये 0 को तो छोड़ो आप, इन दोनों में आपके पास KQ कॉमन आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बराबर क्या आ जाएगा, KQ, और ये आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R2 R1, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास
विभवांतर आ गया दोनों के बीच में, समीकरण नंबर 5। हमें ज्ञात क्या करनी है, गोलीय संधारित्र चल रहा है, हमें याद करनी है धारिता। यहाँ पे हम लिखते हैं धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या होती है धारिता की परिभाषा से, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अब V का मान समीकरण 5 से रखते हैं, ये है 6 नंबर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, V का मान समीकरण 5 से रखने पर, 5 से रखने पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा C बराबर, Q तो ये चल ही रहा है ऊपर, और ये आ जाएगा आपके पास KQ, और ये आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R2 R1। ठीक है, अब देखिए ये Q से तो Q कट जाएगा, और ये K एज इट इज रह जाएगा। आप चाहो तो K का मान रख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, में मान रख देते हैं। देखो ऊपर तो क्या है 1, और नीचे क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R2 R1। टी बराबर, ये नीचे जो ये राशियां हैं ये ऊपर चली जाएंगी, क्या आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। ये लो, ये आपके पास किसी का सूत्र है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर। ये पूरा का पूरा जो है, एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हमने दो गोले लिए, गोलीय संधारित्र, कोई भी संधारित्र तो दो उसमें प्लेटें होती हैं, गोल है तो गोल गोलाकार प्लेटें, समांतर है तो समांतर प्लेटें। तो ये अंदर वाली प्लेट ए हो गई, और बाहर वाली प्लेट बी, यानी ये गोला ए ये गोला बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर वाले गोले को तो आपने धनावेश दिया, तो बाहर वाली सतह पर ऋणावेश आएगा, स्पष्ट सी बात है, और बाहर वाली पृष्ठ पर जो भी आवेश होगा वो भूमि के साथ मिलकर उदासीन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अंदर वाले गोले पर आवेश कितना है, यानी गोले ए पर एक ही आवेश के कारण विभव, तो ये ए का मतलब क्या है, ए पर विभव एक ही कारण KQ अपॉन R1, ये हो गया। फिर गोले ए के पृष्ठ पर बी के कारण विभव, तो कितना आ जाएगा, ये वी ए बी का मतलब क्या है, ये ए के कारण बी पर विभव, ये आ गया माइनस KQ अपॉन R2। ठीक है, कुल विभव दोनों को जोड़ दो, ये हमने ले लिया KQ अपॉन R1 KQ अपॉन R2। ये आवेश देखो स्मॉल है तो स्मॉल ही लेके चल रहे हैं ना, जो है वो, सॉरी इसके लिए जो भी लेना है वो लास्ट तक वही लेना है। अब ये तो ए पर वोल्टेज हो गया, अब दोनों के बाहरी पृष्ठक में तो विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, ये हमने ले लिया VA माइनस VB तो जीरो है, उसको छोड़ दो, तो VA एज इट इज आ गया, ये आ गया आपका समीकरण 5। धारिता, धारिता की परिभाषा C बराबर Q अपॉन, ये सूत्र होता है Q अपॉन V, मैं यहाँ पे लिखा है V का मान रख दिया हमने, Q से Q कट जाएगा, ये K का मान रख दिया है, और ये नीचे से जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये गोलीय संधारित्र की धारिता हो गई। अब देखो यहाँ पर हमने अभी तक क्या माना है कि ये सब कुछ निर्वात वायु में चल रहा है, लेकिन अगर यही किसी माध्यम में आ गया तो हम यहाँ पे लिखते हैं एप्सिलॉन R परावैद्युत, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक के माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन R गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो माध्यम की उपस्थिति में CM बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R इंटू C, ये हो जाएगा, बस ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सूत्र को अगर ये इसको अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हो 7 के अकॉर्डिंग, ये समीकरण नंबर हो गया 8। ठीक है, तो CM बराबर ये 7 से मान 8 में रख दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1, बस इतना फर्क पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं, एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 माध्यम की उपस्थिति का इतना सा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब
ये हमारे पास हो गया। आगे देखते हैं, देखो। अच्छा, आपको ये जो सब कुछ नोट करना है वो मैं आपको देखो नोट्स में एक बार दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लेना। एक बार आप वीडियो पॉज कर लो यहाँ पे और आराम से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे नीचे दिखा देता हूँ। अब आगे आ जाइए। ठीक है। ये ले लीजिए आप यहाँ तक, वीडियो पॉज कर लेना और ये आप आगे आ जाइए यहाँ तक। ये जो पॉइंटर, यहाँ पर पॉइंटर मूव कर रहा है, ये यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना। नोट्स भी मैं भेज दूंगा, भारद्वाज जी को भेज दूंगा और वो आपको ग्रुप में डाल देंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन देख लेते हैं। देखिए, हम आते हैं अपने डे 32 पर। अगला टॉपिक हमारा हम डाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम लिखते हैं संधारित्रों का संधारित्रों का संयोजन। देखो, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है वैसे संधारित्रों का भी संयोजन होता है। दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा जो होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब इनमें देखते हैं एक एक करके। पहला नंबर हमने डाला, पहला नंबर मैंने डाल लिया कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। जो इसको पढ़ते हैं, देखो, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब श्रेणी क्रम संयोजन एक बार आप पहले चित्र देखो, फिर देखते हैं हम। देखिए, एक संधारित्र आपके पास ये हो गया, पहला संधारित्र। ये आपके पास दूसरा संधारित्र। ये आपके पास तीसरा संधारित्र। इस तरह से 3 संधारित्र हो गए। ठीक है, अब ये जो संधारित्र हैं इनके लिए धारिताएं जो हैं, पहले वाले के लिए धारिता C1 मान ली, दूसरे वाले के लिए धारिता C2 मान ली, तीसरे वाले के लिए धारिता C3 मान ली। ठीक है, अब अलग अलग प्लेटों पर आवेश, देखो, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। ध्यान से समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये। प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, अब ये जो दोनों प्लेटें हैं, अब इन सभी संधारित्रों को क्या करते हैं? जॉइंट कर दिया। देखो, पहला संधारित्र, ये पहला संधारित्र पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है। और फिर इसी प्रकार आगे भी चलते गए हैं। और फिर इन सभी को मिला के किससे? एक बैटरी से जॉइंट कर दिया। फिर एक आपने यहाँ पर स्विच लगा दिया की, और इसके बाद आपने इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया। ये लीजिए, ये प्लस, ये माइनस, ये की हो गई, ये वोल्टेज हो गया V। ठीक है, करंट यहाँ से चल रहा है और यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब देखो, ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यदि, ध्यान सुनना, फिर मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा। यदि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, देखो ध्यान दो, ये एक संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा इस प्रकार आगे भी जोड़ते जाएं, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कह देते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कह देते हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान कितना होता है वो हमको देखना है। तो अब यहाँ पर देखो, एक बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश तो समान है। जैसे सपोज दैट कि इस पर 3 कूलम है तो इस पर -3 कूलम।
3 कूलम माइनस 3 कूलम, 3 कूलम माइनस 3 कूलम। ठीक है, आवेश समान है, आवेश का परिमाण, लेकिन वोल्टेज क्या, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में वोल्टेज V1, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में वोल्टेज V2, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में वोल्टेज V3। तो श्रेणी क्रम में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है कि सभी प्लेटों पर आवेश तो समान होता है। क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना इस बात को, आवेश क्या होता है, समान। ठीक है, लेकिन प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है, वोल्टेज डिफरेंस जो होता है, वो अलग अलग होता है, असमान, या फिर आप कह दो अलग अलग, अलग अलग होता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इसी से हमारा आगे फॉर्मूला बनेगा। तो अब देखो, जो चीज डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग, क्या है इसमें, वोल्टेज है ना, तो उसी को लेके हम अपना सूत्र बनाएंगे। तो पहला जो संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम, ध्यान से देख लेना, प्रथम संधारित्र, जो चीज अलग है उसी की सहायता सूत्र बनेगा, ध्यान रखना। प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, सॉरी, ये प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर क्या आ जाएगा, V, देखो सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q, और अगर धारिता से लेते हो तो C बराबर Q/V से V बराबर Q/C। तो V बराबर क्या हो गया, Q/C, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, Q/C1। इसी प्रकार से द्वितीय, द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के बीच में वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, V2 बराबर Q/C2। ऊपर समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। फिर तृतीय, तृतीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य वोल्टेज, वेट कीजिए 1 मिनट। ठीक है। हाँ, तो देखिए, तृतीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य वोल्टेज कितना आ जाएगा, V3 बराबर Q/C3, समीकरण नंबर 3। अब कुल वोल्टेज कितना होगा, देखिए, कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज, देखो कुल वोल्टेज जो बैटरी लगी है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, यही होगा, चाहे आप कितनी संधारित्र लगा दी जाए, लेकिन इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि परिपथ में ऊर्जा का स्रोत तो यही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो मैंने कहा था ना, दो जो चीज़ डिफरेंट है उसी से फॉर्मूला बनेगा, यानी वोल्टेज अलग है इसलिए वोल्टेज से हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो V आपने क्या लिखा था, देखो V बराबर आपने लिखा था, ये रहा, देखो यहाँ पे Q/C, ये है यहाँ पे, तो इसको हमने लिख लिया क्या, V बराबर तो हमने लिख दिया Q/C, और इन सभी के मान रख दिए। V1 बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो Q, और ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, और 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये लीजिए, ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए सूत्र बन गया आपके पास। ठीक है, समीकरण नंबर, देखो ये समीकरण नंबर आपके पास 4 था, और ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें CS लिख देते हैं। तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, अब कहाँ तक आ जाएगा ये,
ये आ जाएगा 1/CN तक। ये लीजिए, ये समीकरण नंबर 6। n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे हम, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ श्रेणी क्रम में। उसके लिए हम नोट्स पर चलते हैं हमारे। देखिए, इस संधारित्र का संयोजन ये मैंने चित्र बना दिया है, और आप यहाँ से इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो पॉज कर लो। आगे चला देता हूँ मैं इसको। देखिए, समीकरण 2 तक लिख लिया आपने, तो ये आप आगे लिख लीजिए। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, यहाँ तक। अब देखिए, नोट नंबर 1 पर ध्यान दीजिए आप। ये क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग तब किया जाता है जब तुल्य धारिता का मान संयोजन में संयोजित न्यूनतम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त करना है। इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लो कि आपके पास 3 संधारित्र हैं, जिसमें से पहले की, अभी जो आपने तीनों लिए थे, पहले की धारिता आप मान लो कितनी, 5 मान लीजिए। दूसरे की 10, ये माइक्रोफैरड या फैरड में आप ले लीजिए ना, 5, 10, और तीसरे की हो गई 15। तो अब आपके पास ये तीनों संधारित्र हैं, और इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा आपने। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहले की 5 माइक्रोफैरड, दूसरे की 10 माइक्रोफैरड, तीसरे की 15 माइक्रोफैरड। इन तीनों को जोड़ दिया, ये लीजिए जोड़ दिया, ठीक है। इस पहले पॉइंट नोट नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, उसको आप समझिए। अब इन तीनों को ये आपने जोड़ा, ये लीजिए। इन तीनों को जोड़ने पर आप चाहते हो कि इन तीनों को हटा के एक ही संधारित्र लगा दिया जाए। मतलब 3 को नहीं लगाना है, हम चाहते हैं कि इन तीनों को लगा के एक ही संधारित्र लगा दिया जाए जो इनके बराबर ही काम करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप ये सूत्र ले लो, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। तो अब इनको लघुत्तम ले लीजिए आप इसका, है ना। अब बाकी आप जोड़ने का तरीका आपको कुछ भी हो सकता है, 5, 10 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए। कैसे भी कर लेना आप, बायो वाले स्टूडेंट्स को देख के मैं ये एलसीएम ले रहा हूँ, वरना तो इसको और भी आसानी तरीके से जोड़ा जा सकता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। ये इसका 30 लघुत्तम हो गया। 5 जगह 30, 6 एकम 6, 10 तिया 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, ये 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11 बटे 30। तो 1/C 1/C बराबर तो 11/30 आ गया। देखो 1/CS बराबर 11/30। तो CS बराबर कितना, 30/11। 11 का भाग दे दो आप 30 में, ये लीजिए कितना आएगा, 11 दूनी 22, 8 बज गए। और भागने जा तो भाई 0 उतार लो, ये दशमलव, 11 सत्ते 77, ठीक है। 3 और तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, ये दशमलव आगे 0 बढ़ा लो, ये 2 आ जाएगा। तो 2.72। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों संधारित्र आपने लिए हैं ना, ये इन सब को हटा के अगर इनकी जगह एक संधारित्र लगाना पड़े तो 2.72 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये नोट नंबर 1 में, इस श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग तब किया जाता है जब तुल्य धारिता का मान संयोजन में लगे हुए न्यूनतम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त करना हो। तो संयोजन में न्यूनतम धारिता का संधारित्र कितना है, 2.72, लेकिन इन सब की तुल्य धारिता इससे भी कम प्राप्त हो रही है, 2.72, सॉरी, ये संयोजन में लगा हुआ कितना है, 5 माइक्रोफैरड, और ये तुल्य धारिता इससे भी कम प्राप्त हो रही है। तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो सबसे कम धारिता का संधारित्र होता है उससे भी कम प्राप्त होती है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता न्यूनतम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। ये तो वही लाइन है, ऊपर वाली ही है। अगला है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है। समान तो होगा ही, हमने देखा कि आवेश तो चेंज हो ही नहीं रहा है, हर एक पर क्यू 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 है।
तो Q1 पर Q2 और Q3 सबका अनुपात क्या है, ये Q है, Q है, Q है। अनुपात लोगे तो सब कट जाएंगे, तो 1:1:1 ये अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका समांतर क्रम संयोजन हो गया। अगला जो है वो हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।